नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कबीर सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोविड के असर के चलते दुनिया के उन देशों की अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत ही गंभीर संकट में है, जिनकी अर्थव्यवस्था तेल के सहारे या तेल के से आने वाले रेवेन्यू के सहारे चलती थी। और उसमें प्रमुख है सऊदी अरब। जी हाँ, कच्चे तेल पर निर्भरता जिस तरीके से लॉकडाउन और कोरोना के चलते कम हुई, वैसे वैसे सऊदी अरब जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई। और इस वक्त हालात ये हैं कि कहा जा रहा है कि 3 दशक में सबसे गंभीर आर्थिक संकट की तरफ सऊदी अरब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इससे पहले सऊदी अरब ने जो कई बड़े मेगा प्लान बनाए थे 2030 तक के प्रोजेक्ट, उन सभी को होल्ड कर दिया गया है। और साथ ही साथ अब रिवर्स स्टेप भी सऊदी सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं, जिनमें जनता पर आयकर और इसके अलावा वैट जैसे टैक्स में कई गुना की बढ़ोतरी और कुछ और दूसरे प्रावधान शामिल हैं। तो आज समझेंगे कि असल में 30 साल का ये आर्थिक संकट जो सऊदी अरब पर है, ये कितना गहरा है। और जिस तरीके से सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तेल के सहारे चलती रही है, ऐसे में कुछ और अरब देश, कुवैत जैसे देशों की हालत, जो कि अब विश्व बैंक से लोन की बात कर रहे हैं, क्या होगा उनका और विकल्पों के तौर पर उनके सामने क्या है। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ अनिल त्रिगुनाथ सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर ए.के. पाशा हैं, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज जेएनयू। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हितेश शंकर हैं, एडिटर है पाचन से। हितेश, आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं त्रिगुनाथ सर आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि एक वक्त, या मैं कहूं कि एक लंबा वक्त हमने देखा है जब अरब देशों में और खासतौर पर सऊदी जैसे देश लैविश लाइफ जीने के आदी थे। जनता पर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं, और सुविधाओं के लिहाज से शायद दुनिया के गिने चुने देशों में वो लोग थे। लेकिन हालात किस तरीके से कोविड ने बदले हैं, और ये जो इस बार का संकट है, ये कितना गहरा या कितना मैं कहूं कि कमजोर है पहले के मुकाबले जो संकट आए। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कविन जी कि ये जो इस वक्त का जो संकट इनके ऊपर आया है, जिसकी मार 2 वजह से है। एक तो कोविड-19 के चलते सारी दुनिया की इकोनॉमीज बिल्कुल रिसेशन में है, ऑयल डिमांड काफी नीचे चली आई है। आपस में इन लोगों के झगड़े, ओपेक प्लस का पता है, रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच जो प्रॉब्लम थी प्रोडक्शन कट की, उससे काफी बड़ा इम्पैक्ट हुआ। दूसरा इम्पैक्ट हुआ कि जो अमेरिका एक बड़ा इंडिपेंडेंट बिगेस्ट प्रोड्यूसर बन गया और एक्सपोर्टर होने लगा, तो इन सारे कंट्रीज को एक तरह से कंपटीशन के तौर पर आ गया। तो ये सारे फैक्टर, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो इस वक्त हुआ है वो ये है कि लो ऑयल प्राइसेस और उसके साथ में डिमांड कम है। तो इनका मेजर सऊदी अरेबिया हो या अदर जीसीसी कंट्रीज जो बाकी हैं, इनका मेजर प्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट 94% आज की डेट में चीन को जा रहा है, इंडिया को जा रहा है, या जापान या साउथ कोरिया। ये 4-5 मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज भी थोड़ा सा है। दूसरी चीज ये हुई कि जब रिक्वायरमेंट ही कम हो गया, इंडिया में पहली बार देखिए, आपने देखा होगा कि हमारा जो लास्ट महीने का ट्रेड बैलेंस का आया, उसमें पहली बार हमने सरप्लस किया, 700 करोड़ कुछ ऐसा आया। वो डिमांड कंट्रैक्शन हुआ है, इट इज नॉट गुड थिंग, लेकिन उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरी चीज ये है कि इन लोगों का, जैसे आपने बताया कि पूरा का पूरा दारोमदार और लाइफ स्टाइल जो था वो इसी पे डिपेंडेंट था, और वहाँ हजारों प्रिंसेस और ये सब हैं, उनके लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं है अपना। तो उस सब से उनको बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन ये चीज आज नहीं हुई है, ये काफी दिनों से चला आ रहा है। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि इन सब कंट्रीज में ऑयल प्रोडक्शन का एक मिनिमम बेसिक है। मिनिमम बेसिक ये है कि अगर $40 से नीचे ऑयल की वैल्यू रहेगी, या जनरली अबाउट $70 मानते हैं, अगर वो उससे कम होगी तो इनका बजट डेफिसिट में जाएगा। जैसे सऊदी अरेबिया का अभी का बजट आज की डेट में $110 बिलियन नीचे, 16% बजट डेफिसिट है, जो 2-3 साल से हुआ। उससे पहले तो हमेशा सरप्लस में रहते थे। तीसरी चीज, इनका जो सॉवरेन वेल्थ फंड है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, ये $440 बिलियन है।
पहली बार उसमें से इन्होंने $45 बिलियन खर्च किया है पिछले इसी साल में। टोटल अगर आप देखें $1 ट्रिलियन इन लोगों की गल्फ कंट्रीज और जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री वेस्ट एशिया में थे, $1 ट्रिलियन एनुअल इनकम थी। आज की डेट में पिछले साल 560 या 70 बिलियन डॉलर रही और इस साल $300 बिलियन से ज्यादा नहीं जाएगी, और वो उनके लिए सारे कंट्रीज का बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी सफिशिएंट नहीं है। और उसके चलते इन्होंने शुरुआत तो की कि 2030 प्लान करें, आगे बढ़ाएं और कुछ डाइवर्सिफिकेशन करें, सोलर में जाएं और सब चीजों के अंदर करना शुरू किया है सभी कंट्रीज ने। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट था। 2008 के बाद जब सब इकोनॉमीज को प्रॉब्लम आई, वो जब उभरने लगी, तभी ये कोविड का एक संकट आ गया। दूसरी चीज ये है कि इंडिया जैसे देशों ने काफी जोर लगाया है कि किसी तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं ताकि हमारी डिपेंडेंसी हाइड्रोकार्बन्स पे कम से कम हो। तो ये सारी चीज इनको लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म में, जैसे 2030 प्लान एक्चुअली लोगों का कहना है कि आज 2020 हो गया है, क्योंकि टुडे दे हैव टू सी, वो वहां तो पहुंच ही नहीं पाएंगे 10 साल में। लेकिन आज जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ये समझता हूं कि इनको अभी बड़ी परेशानी होने वाली है और भी ज्यादा। और दूसरी चीज ये है कि क्या करें, ये एक सबके सामने बड़ा संकट है। लेकिन उससे पहले पाशा साहब की जिस तरीके से अभी इनिशियल जो रिजल्ट है, मैं कहूँ कि पहले क्वार्टर तक के शुरुआती जो नतीजे हम देख रहे हैं, और खासतौर न सिर्फ सऊदी बल्कि उस पूरे के पूरे जो ऑयल के सहारे चलने वाली देशों की इकोनॉमी है, तकरीबन 22 से 28% का डाउनफॉल दिख रहा है इस क्वार्टर में अब तक रेवेन्यू में। डाइवर्सिफाइड इकोनॉमीज नहीं है ये कंट्रियों की, इसलिए संकट कहीं ज्यादा गहरा है। और जैसे कि त्रिगुनाथ सर ने कहा कि जब तक उन्होंने डाइवर्सिफाइड करने की तरफ कदम बढ़ाए तब तक देरी हो चुकी थी और कोविड अपना, मैं कहूँ कि दस्तक उसने दे दी थी। देखिए, जो एम्बेसडर अनिल साहब जो बताए, उसके अलावा जो डोमेस्टिक रीजन है ये काफ़ी चिंताजनक है सऊदी रूलर्स को। इसकी बैकग्राउंड में उन्होंने कई कदम उठाए हैं और उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक है प्राइवेटाइजेशन ऑफ असेट्स, जो भी उन्होंने पब्लिक सेक्टर में अभी तक पिछले 70 साल से ज़्यादा जो बनाए हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह, उसको प्राइवेटाइज करके वहाँ से भी रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात, हेल्थ केयर सिस्टम में भी प्राइवेटाइजेशन लाना चाहते हैं। और तीसरी बात, वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि 90% से ज़्यादा पानी समंदर का और डिसैलिनेशन प्लांट से करते हैं, और वो भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रहे हैं और काफ़ी कदम भी उठा चुके हैं। और उसके अलावा जो वैट, जो वैल्यू एडेड टैक्स 5% था, 15% करके उससे भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और सऊदी अरामको जो सबसे बड़ी कंपनी है, पहले न्यूयॉर्क में, लंदन में, शंघाई, हांगकांग में स्टॉक्स ये करने की बात कर रही थी, लेकिन अभी सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही करके उन्होंने काफ़ी पैसा मोबिलाइज किया है। लेकिन सबसे बड़ा विड्रॉल जो है $230 बिलियन उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से मार्च में विड्रॉ करके उसको सस्टेन कर रहे हैं। अगर इन सब, और इनकम टैक्स की भी बात हो रही है, हालांकि कोई अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट रेवेन्यूज जो $80 पर बैरल के हिसाब से जो उनका बजट बनाया गया था, उसमें 22 से 25% की कटौती की गई है। और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी कटौती की गई है। और जो नियोम नया शहर बनाने की बात कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, उसमें भी काफ़ी कटौती की गई है। 2030 विजन प्लान, सऊदी विजन प्लान जो मोहम्मद बिन सलमान का आइडिया है, उसमें भी काफ़ी कटौती की है। तो इन सब चीज़ों से उन्होंने काफ़ी पैसा इकट्ठा करके रेवेन्यूज बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन्होंने पिछले 50 साल 60 साल से जो सस्टेन करके आए हैं, उसमें कमी करना, जैसा इलेक्ट्रिसिटी, गैस प्राइसेस और टेलीफोन और हेल्थ केयर, उसमें करने में दुश्वारी आ रही है। क्योंकि जो मैंडेट है सऊदी रूलर्स और वहाँ के नागरिक के बीच में, वो ये है कि आप ऑयल प्राइसेस और रेवेन्यूज लेके हमें डेमोक्रेसी नहीं दे रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। तो अगर टैक्स डालते हैं
और रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, इलेक्शन नहीं करते हैं और लोगों को उसमें डिसीजन मेकिंग पावर में शामिल नहीं करते हैं, तो ज़रूर आवाज़ उठाएंगे लोग कि ये एक तरफा हो गया बोल के। लेकिन सबसे बड़ा और दूसरी बात यह है कि हज और उम्रा भी इस साल नहीं हुआ, जिससे उनको आमदनी आती थी। लेकिन मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीने के बाद शायद उम्रा रिज्यूम होगा, जिससे लाखों लोग वहाँ सऊदी अरेबिया टूरिज्म पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं और अगले साल हज भी होने की प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उससे भी रेवेन्यू आ सकती है। लेकिन असल बात, सऊदी रूलर्स के पास पैसों की कमी नहीं है, या ऑयल की कीमत गिरने से उन्हें तकलीफ हो रही है। लेकिन असल बात यह है कि उनके फॉरेन पॉलिसी, खारिजा पॉलिसी में इतने सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने खुद अपने इकट्ठा कर लिए हैं। 1-2 मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। पिछले 5 साल से सऊदी अरब और इमारात मिलके यमन में बमबारी कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ हजारों की तादाद में हताहत हुए हैं दोनों तरफ से। और सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर को हूथी लोगों ने ऑयल रिफाइनरीज, पाइपलाइंस, एयरपोर्ट, सिटीज, कंटोनमेंट्स, काफ़ी भारी नुकसान हूथियों ने यमन की तरफ से उनको पहुंचाया है। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने बहरीन को भी सब्सिडी देने का पिछले 5-6 सालों से निर्णय लिया है, जिसके तहत बहरीन की इकोनॉमी को भी सपोर्ट करना पड़ता है। और तीसरी बात, मिस्र को भी, अब्दुल फत्ताह सीसी को भी कई रिवायतें दिए हैं, ऑयल कंसेशन और रेवेन्यू का भी। उसके अलावा सीरिया में, इराक में, लीबिया में और अमेरिका से भी हथियार खरीदने के बड़े पैमाने पे यमन की वजह से या सीरिया की वजह से काफी खर्च इनको उठाने आ रहा है। और दो और चीजें, कतार का बॉयकॉट भी उन्होंने किया है और ईरान के साथ उनका जो झगड़ा है उसके तहत भी इनका फॉरेन पॉलिसी में काफी एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। तो इन सब को लेके अगर वो अच्छी पॉलिसी अपनाएं या नीति अपनाएं तो कटौती एक्सपेंडिचर में कर सकते हैं वो। ओके हितेश, 2 महत्वपूर्ण चीजें समझना चाहूंगा। एक तो ये कि जिस तरीके से ये सिचुएशन गहराती जा रही है और कोरोना से बाहर आने की फिलहाल कोई अभी तक उम्मीद नजर नहीं आती दुनिया भर में, ऐसे में तेल से चलने वाली अर्थव्यवस्थाओं की हालत कितनी ज्यादा और खराब होती नजर आने वाली है। और जब सऊदी की बात कर रहे हैं, जैसा कि कहा पाशा साहब ने कि उन्होंने इससे पहले भी जो विदेश नीति के मसले पर कई सारे गलत फैसले या कई फ्रंट पर एक साथ उन्होंने काम किया है, उसका भी खामियाजा उठा रहे हैं। जी, आपने बहुत एक वाजिब सवाल उठाया कविंद्र कि इसका डायमेंशन सिर्फ सऊदी तक नहीं है। तेल से चलने वाली अर्थव्यवस्थाओं की आपने बात की। अगर जैसे हम सऊदी की बात कर रहे हैं, उसी तरह कुवैत में ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि वो कर्ज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को नॉक कर सके, वहां से फंड जुटाया जा सके। वो इस तरीके के कानून पर उसका मसौदा तैयार हो चुका है। और क्योंकि ये जो खाड़ी देश जो हम कहते हैं और सऊदी, यहाँ पर जो शासन का ढांचा है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पारदर्शिता को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो इसलिए उनको कानूनों में एक बदलाव करना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से अगर फंड लेना है और बाकी सारी चीजें, तो उनको नई व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। और इसके लिए कुवैत में चर्चा हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कुवैत का रास्ता है, कुवैत छोटा सा देश है, मगर ये सऊदी अरब के लिए भी यही रास्ता आगे चलकर, इसके अलावा उनके लिए राह नहीं है। क्योंकि अभी जो सऊदी के पास पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, उसकी बात कर रहे हैं तो $320 अरब का करीब वो फंड बताया जा रहा है कि वो है। मगर अगर इसी तरह से चलता है तो ये 4 साल से ज्यादा ये फंड भी नहीं चल पाएगा। और इस बीच में लोग जिस तरह से ऑयल से स्विच कर रहे हैं, अमेरिका में जब शेल गैस की का उत्पादन और दोहन जब उसके साथ ज्यादा हुआ तो तेल पर प्रभाव तब से पड़ना शुरू हो गया था। कोरोना काल में इसका विश्लेषण का हम एक मौका इसलिए मिल गया है क्योंकि सारी चीजें हमें उच्चतम शिखर पर कैसी हो सकती हैं उसका एक तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। जैसे अगर हम बात करें कि सऊदी का जो संकट है उसकी पहली झलक आपको कब दिखी, तो पहली झलक आप मार्च में, आप बड़ी झलक कह सकते हैं। मार्च में करीब $26 अरब का नुकसान सिर्फ मार्च में उठाना पड़ा था। और जैसा पार्षद साहब कह रहे थे कि यमन के साथ पिछले 5 साल से जंग जारी है। हूती विद्रोहियों ने उनको नुकसान पहुंचाया। यमन की लड़ाई की वजह से उनका
खजाना खाली है। और त्रिगुणायत जी जो कह रहे थे, रूस के साथ जो टेंशन चल रहा था कि कितना उत्पादन तेल का करेंगे, उससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कहां होंगी, जिसमें हमारा मुनाफा कितना होगा, ये एक बड़ा एक बहुत लंबा खींचा था मुद्दा, और इसमें अमेरिका ने भी पूरी रुचि ली थी। तो उस दोनों तीनों चीजों का जो अगर टोटल इम्पैक्ट करें, तो वो सबसे बड़ा खामियाजा अभी दिख रहा है कि सऊदी अरब पर पड़ने वाला है। और मैं सामान्य लोग यदि समझते हैं जैसे, तो अगर 3 डायमेंशनल अप्रोच में, त्रिआयामी तरीके से अगर इसे समझने की बात हो, तो आप ये समझ लीजिए कि परेशानी का पहला आयाम तो खुद कोरोना है, जो पूरी दुनिया में कोरोना समस्या है। और दूसरा आपका जो आपने कहा कि डाइवर्सिफाइड ना होना आपका बिजनेस या इकोनॉमी का, पहला कोरोना की चोट है, दूसरा सिर्फ आप तेल पर निर्भर थे जिसका दाम शून्य हो गया, तीसरा हज और उम्रा की जो बात थी, करीब 20 अरब डॉलर तक आमदनी का एक हिस्सा वहां से आता है, और वो आमदनी नहीं होना एक बड़ी जद्दोजहद है। और जो वैट का जो एक अर्थव्यवस्था को जो मानते थे कि ये कर लगाने वाली नहीं है, वेलफेयर स्टेट का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है, अब वहां पर 3 गुना वैट, तो आगे जो बात आ रही है वो सिर्फ आर्थिक नहीं रहने वाला है। इसका एक मतलब एक राजा है तो राजा पूरी सुविधा से प्रजा को रखता है, वहां की प्रजा ने इसी तरीके से देखा है, तो बहुत सारा प्रजा की तरफ से भी वो एक अलग तरह का शासन देखने वाले हैं। इसका एक राजनीतिक परिणाम भी होगा, इसका विदेश नीतियों पर भी परिणाम होगा, और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में निश्चित ही इसके बड़े परिणाम होने वाले हैं। बिल्कुल अनिल सर, जो बात एक जिसका जिक्र किया पाशा साहब ने और एक जिसका जिक्र किया हितेश जी ने, मैं उन दोनों सवालों को अगले राउंड पे लेना चाहूंगा। पहला यह कि जिस तरीके की सुविधाएं अब तक वहां की जनता को शासन दे रहा था या जिसका वादा था, उससे उलट जब टैक्स सिस्टम के साथ आप वहां पर अपने को स्थापित करना चाहेंगे, तो उसके खतरे अंदरूनी राजनीति में कितने दिखने वाले हैं। और दूसरा कि जब इस तरह के देश जिनकी इकोनॉमी सिर्फ तेल के सहारे थी, और वो अगर अपने नियम को बदलकर अब अंतरराष्ट्रीय मंचों से आर्थिक मदद या लोन की तरफ बढ़ेंगे, तो उन्हें अपने ट्रांसपेरेंसी के सिस्टम को किस तरीके से बदलना होगा, और वो कितना आसान या मुश्किल होगा इन देशों के लिए। देखिए कविन जी, दोनों प्रोफेसर पाशा ने और दोनों ने एक बिल्कुल सही बातें कही, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि सऊदी अरेबिया के अंदर या जितनी भी मोनार्कीज हैं गल्फ की, ये सिर्फ अरब स्प्रिंग के दौरान 10 साल पहले जो हुआ उससे सिर्फ इसीलिए बच पाई क्योंकि इन्होंने डोल आउट सिस्टम या बैंक रोलिंग टू द लोकल पीपल जो होता है वो करना शुरू कर दिया। सारा फ्री अपना $100 of billions जो थे वो उन सब लोगों के अपने पॉपुलेशन को दे दिया उन्होंने। और इनके यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये ईरान और जो सऊदी अरेबिया की जो झगड़ा चल रहा है उसके चलते आपने देखा होगा अमेरिका जो है वो सिर्फ अपने हथियार बेचना चाहता है इस रीजन में। $100 billion का इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। पैसा कहाँ से आया? अपने वहां के सारे जो प्रिंसेस थे बड़े बड़े उन सबको पकड़ के कैद कर दिया, $100 billion उनसे निकाला गया। तो इस तरह क्या हो गया है कि अंदर से जो इनका रूरल फैमिली है, रॉयल फैमिली है, उसके अंदर भी आपस में काफी तनाव है। कल परसों में ही एक जो प्रिंस नाइफ के बारे में आई थी खबर, तो मैं ये समझता हूं कि इन्होंने इंटरनली तो ये रॉयल फैमिली में यूनिटी नहीं रही, एक तो दूसरी MBS के खास तौर से। दूसरा चीज ये है कि जो यमन का वॉर इन्होंने शुरू किया वो इनका सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम रही, तो उसका आज तक भी ये लोग पीछे हटना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, कोई फेस सेविंग नहीं हो पा रही है। UAE जो है उसमें स्मार्टली निकल गया धीरे से अपना साइड से, तो क्योंकि उनको पता है कि उनकी क्या हालत होने वाली है। तो रहा क्वेश्चन अब इनका ये है कि डोमेस्टिकली इनको काफी इश्यूज आएंगे। जैसे सबने पहले भी बोला कि जो टैक्स डाले ये एक अनयूजुअल सी बात है और 3 टाइम उसको कर दिया। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी है उस मुल्क में जो मुल्क सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया का, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स जो है वहां पे कम हो गए, क्योंकि अगर आप प्राइवेटाइज करोगे कोई चीज को तो लेने वाला भी तो चाहिए। आज तो ग्लोबल सारी इकोनॉमीज की दुनिया की हालत खराब है काफी, तो जाएगा कौन वहां? तो इसलिए वहां इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। दूसरा इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी बाहर जो किए हैं वो अमेरिका में या उनका सॉवरेन वेल्थ फंड जो है वो कैश तो नहीं है, वो तो इन्वेस्टेड है जगह जगह, तो वहां से सारे मार्केट्स में इनको काफी बड़ा लॉस है। ये बात फिक्स्ड हमेशा से मैंने देखा जब भी इंटरेक्ट किया इनसे कि ये सारे मुल्क चाहते थे कि भाई भारत में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो आप एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न बताइए हमको, ये इतना है 20%, 10% इतना हमें मिलता रहे। रेंटियर सिस्टम जो है वो नहीं चल पाएगा अब आगे,
ना देश के अंदर ना बाहर। दूसरी चीज ये है कि जैसा आप जानते हैं कि चाहे अगर ये आईएमएफ के पास, मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया शायद आईएमएफ के पास जाएगा, कुवैत जरूर, क्योंकि कुवैत की 40% ध्वस्त हो गई है इकोनॉमी ऑलरेडी। लेकिन आज गल्फ में और इन सब कंट्रीज में सबसे बड़ा जो कोविड का इम्पैक्ट है वो सऊदी अरेबिया पे, सबसे ज्यादा नंबर केसेस भी इनके पास है, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी इनके ही कैंसिल हुए हैं पूरे गल्फ कंट्रीज में। तो इनकी जो प्रॉब्लम है, अब उसको ये डेमोक्रेसी अगर तो लाना नहीं चाहते, वो तो कोई कंट्री नहीं चाहता, और ये कॉम्पैक्ट, सोशल कॉम्पैक्ट लोगों के साथ था कि हम आपकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, आपको सब कुछ देंगे, लेकिन आप जो है शोर ना मचाएं। दूसरा चीज जो है वो ईरान भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करता रहता है। वहां पे 30% शिया पॉपुलेशन है जो इनकी, जहाँ पे सारे ऑयल बेसिकली इंस्टॉलेशन या ब्लॉक्स हैं, तो वो भी एक तरह से वो वहाँ के सबसे गरीब तरह के लोग जाने जाते हैं। तो अगर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया, बड़ी, आज तो आपको पता होगा पिछले साल तो औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत दी गई। दूसरा चीज ये है कि हज बहुत इंपॉर्टेंट है, ना खाली पैसे के लिए बल्कि एक बीइंग रिलीजियस लीडर, रिलीजियस पावर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनको एक सॉफ्ट पावर ग्लोबली देता है सबसे बड़ा। सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि अपना जो रॉयल फैमिली पे एक अनलिमिटेड एक्सपेंस सिस्टम है इनका, वो उसको किसी तरह से काटे। हजारों प्लेन्स लेकर के बैठे हुए हर एक, जिसका प्रिंस का दिल आता उठ के चल जाता है प्लेन लेकर के। तो अब किस तरह के, अपन 100 बिलियन, 10 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर एक रात में खर्च करने वाले टाइप लोग, तो इसको वो इनको अपना पहले सा काम तो वही करना पड़ेगा कि कंट्रोल करें किसी तरह से अननेसेसरी एक्सपेंस। दूसरा, इनको अपने जो ये आर्म्स एम्यूनिशन के ऊपर एक्सेसिव एक्सपेंडिचर कर लिया। अब इसके बाद इन्होंने ये देख लिया, और ये एक आई ओपनिंग है, हर एक कंट्री चाहता है कि मैं जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखूं, रक्षा कर सकूं अपनी, सही बात है। लेकिन जिस तरह के हथियार इनके पास आते हैं, आप सोचिए $100 बिलियन का हथियार, और उसके बाद में भी एक ड्रोन जो है हुती जाकर के मार देते हैं वहां पे, उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस पे ओवरनाइट 50% रिडक्शन हो गया। तो ये सब चीजें जो है इनको देखना पड़ेगा कितना इफेक्टिव है ये, या ये ज्यादा इफेक्टिव है कि गल्फ के सारे मुल्क, अब देखिए कतार के साथ 3-4 कंट्री मिलकर के उन्होंने आपस में म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आकर के इन्होंने जो ये ब्लॉकेट किया कतार का, सबको नुकसान हुआ। उनका जो जानी दुश्मन टर्की है वो आकर के वहां पे बैठ गया स्ट्रेटेजिक पोजीशन के अंदर। तो इन्होंने खुद इस तरह की जो पॉलिसीज ली हैं, चाहे वो गल्फ के अंदर हो या बाहर हो, उससे इनको कोई भी लाभ नहीं बल्कि उल्टा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इनको डोमेस्टिक अनरेस्ट से के लिए बचने के लिए जो है एक शांति चाहिए, और उसको कोशिश करना चाहिए वहां की लीडरशिप को। आशा सर, क्योंकि वक्त हम एक रिएक्शन चाहूंगा आपको और हितेश का इसके बाद। सर, क्या इस तरह के संकट न सिर्फ सऊदी बल्कि जो भी गल्फ कंट्री और जो जिनकी इकोनॉमी तेल के सहारे चलने वाली, अगर कोविड एरा लंबा खिंचता है तो बड़े रिफॉर्म्स का दबाव बढ़ेगा और उससे बचना इन देशों के लिए मुश्किल हो सकता है? जी, बहुत सही फरमाया आपने, क्योंकि 10 साल पहले जो अरब स्प्रिंग हुआ, ये उन अरब देशों में हुआ जहां तेल ज़्यादा पाया नहीं जाता, ख़ास तौर पे इजिप्ट में और टूनीशिया में और सीरिया में, लेके वहाँ लोगों की बगावत हुई लीडर्स के खिलाफ। लीबिया एक अलग उदाहरण है। लेकिन इसी तरह से कोविड रिलेटेड और ऑयल प्राइसेस कम होते गए, जो कि मैं नहीं मानता, क्योंकि जैसे जैसे कोविड का ख़तरा कम होगा और इकोनॉमीज मार्च से पहले जो तादाद में ऑयल यूज़ करते थे उसको अगर आधे से भी ज़्यादा 2/3% इस्तेमाल करेंगे तो उनके ऑयल रेवेन्यूज धीरे धीरे बढ़ेंगे। हालांकि प्राइस 45 है, 50 तक भी जा सकता है दिसंबर तक, तो उससे उनको 50% तो कम से कम ऑयल इनकम मिलेगा। और अगर किंग सलमान सऊदी अरेबिया में जो बीमार हैं, काफ़ी गंभीर बीमार है, उनका ऑपरेशन भी हुआ है 2 दिन पहले, और वो चले जाते हैं और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान आते हैं, तो उनको 2 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। एक तो फैमिली सॉलिडारिटी, क्योंकि मोहम्मद बिन नयाफ और किंग सलमान के बेटे को मार्च से उन्होंने हिरासत में लेके रखा है, और काफ़ी जो
यंग प्रिंसेस है वो नाराज हैं और उनको बाहर जाने की परमिशन भी नहीं है। तो इस लिहाज से फैमिली सॉलिडारिटी मेंटेन करके सबको साथ लेके उनको नई नीतियों पे नजरजानी करना होगा, चाहे वो यमन हो या ईरान हो या इराक हो या सीरिया हो या बहरीन हो, या जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं जैसा उनका नियोम प्रोजेक्ट, वो मेरे ख्याल से रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि ये अच्छी तरह से डिस्कस होके इनके इम्प्लीकेशंस क्या है, कहाँ से पैसे आएंगे और इतने लोग कहाँ से आएंगे, क्योंकि उनकी एक और नीति ये है कि जैसा इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति उनकी खराब होती जा रही है, वहाँ के जो इमिग्रेंट लोग हैं 50 देशों से ज्यादा, उनको कम करना चाहते हैं। जैसे भारत से 30-35 लाख हैं, उनको भी सऊदीयाइजेशन के तहत धीरे धीरे उनकी संख्या घटाना चाहते हैं। और इन सब को लेके जो असल मुद्दा ये सऊदी रूलर्स 50-60 सालों से जो पोस्टपोन करते आ रहे हैं, वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स की तो बात कर रहे हैं, औरतों को फ्रीडम देना वगैरह, लेकिन वहाँ कई बगावतें हुए हैं फैमिली के अंदर ही कि एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है और पार्लियामेंट इलेक्टेड होना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिलेक्शन होना है, और धीरे धीरे लोगों को शामिल करना है इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से। अब तो यहाँ वन मैन शो है, एक ही MBS है और सब कुछ डोमेस्टिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, और इजराइल के साथ क्या करना है, ईरान के खिलाफ क्या करना है, अमेरिका को कितने अरब से हथियार लेना है, या रूस के साथ क्या करना है, एक ही आदमी डिसाइड करता है। तो जैसे जैसे ये डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो लोगों को शामिल करके जैसा अरब स्प्रिंग हुआ उसमें शामिल करना जरूर होगा। जी पाशा सर, हितेश, जिस तरीके का ये हालात हैं, इम्पैक्ट विद इन कंट्रियों में अगर मैं कहूँ, इन पूरे के पूरे जो गल्फ कंट्री या अरेबिया और इसके आसपास जो है वहां पर क्या देखते हैं, और दूसरा इसका इम्पैक्ट अगर अदर देन इन कंट्री में कहूँ वर्ल्ड पर लेवल पर, वो कोई संकेत या कोई इस तरह का इम्पैक्ट आपको लगता है आने वाले दिनों में? बहुत संक्षेप में मैं कविंद्र दोनों चीजों को एक उदाहरण से बताऊंगा कि अभी जैसे वहां पर अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाएंगी, तो ऐसे देश जिनकी मूल आबादी से ज्यादा वहां पर उनके कामगार उन्होंने रखे हुए हैं, खुद से काम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की जब छटनी होगी तो भारत जैसे देशों में ये बेरोजगारी की समस्या ये बढ़ेगी। वहां से भी आप ये कहिए कि हमारे पास ऐसे लोग आएंगे, परंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। वहां तो जो आदत है उन आदतों को बड़ा झटका लगने वाला है, परंतु हमारे यहाँ जो सेज है, डिफेंस कॉरिडोर है, जितनी चीजें हमने तैयार की हैं, तो ये बहुत संभव है कि स्किल्ड लेबर का सबसे बड़ा हब भारत जैसे देश बन जाए, क्योंकि वहां से स्किल्ड लेबर जो आधुनिक तरीके से बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना जानते हैं वो लोग आपके पास आने वाले हैं। अगर उनका ग्रिड ठीक से हो तो ये एक सबसे बड़ा एक प्रोडक्शन मुझे लगता है हब बन सकता है। ये पहली चीज है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि इसका जो पॉलिटिकल रिपरकशन जो बाहर की दुनिया में आपने कहा, इसके साथ साथ एक चीज चल रही है कि इस्लामी दुनिया की अगुवाई कौन करेगा? जो तेल का ठेकेदार है सिर्फ वो करेगा, या विशुद्ध इस्लाम वो कुछ एक अलग हनक के साथ? आप ये देखिए, ये अंडर करंट है। जो बहुत सारे लोग जिन्हें जो सऊदी अरब को तेल के कारण नहीं जानते, वो हज उमरा के कारण जानते हैं, और बाकी सब चीजों में इस्लामी जगत में अगुवाई के लिए जानते हैं। उनका एक एपिसेंटर बदलता हुआ मुझे लगता है कि ये बड़ी तेजी से ये काम हो रहा है। ओके, वक्त कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में सऊदी अरब पर अगर आर्थिक संकट गहरा रहा है तो इसके मायने क्या है। क्या ये सिर्फ सऊदी अरब तक सीमित है, या फिर उन अरब देशों पर जो कि तेल के सहारे अब तक चलते थे, और क्या इसका इम्पैक्ट उन देशों पर कुछ पड़ने जा रहा है, और साथ ही दुनिया पर इसका असर क्या होगा। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।